कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी तरफ से ताल ठोक रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, दोनों अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी। वैसे कर्नाटक चुनाव मिनी लोकसभा का चुनाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। सुनिए अमित शाह ने कैसे राहुल गांधी पर सभा में चुटकी ली। 12 तारीख को आप लोगों ने तय करना है कि आने वाले 5 साल के लिए कर्नाटक में किसकी सरकार रहने वाली है। इधे मे 12ರಂದು ತಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕೆಂದು ತಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ निर्णय ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। और भाइयों बहनों, पूरे देश ने निर्णय किया है। 2014 के बाद महाराष्ट्र में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, कांग्रेस गई, भाजपा आई। तीसरा चुनाव झारखंड में हुआ, कांग्रेस गई, भाजपा आई। चौथा चुनाव कश्मीर में हुआ, कांग्रेस गई, भाजपा आई। 5वां चुनाव मणिपुर में हुआ, कांग्रेस गई, भाजपा आई। 6ठा चुनाव उत्तराखंड में हुआ, कांग्रेस गई, भाजपा आई। 7वां चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, कांग्रेस गई, भाजपा आई। इसके बाद में गोवा में 8वां चुनाव हुआ, फिर से भाजपा आई। 9वां चुनाव गुजरात में हुआ, फिर से भाजपा आई। 10वां चुनाव हिमाचल में हुआ, कांग्रेस गई, भाजपा आई। 11वां चुनाव मेघालय में हुआ, कांग्रेस गई, भाजपा आई। नागालैंड में चुनाव हुआ, कांग्रेस गई, भाजपा आई। त्रिपुरा में चुनाव हुआ, कम्युनिस्ट गए, भारतीय जनता पार्टी आई। अब 14वां चुनाव कर्नाटक में होने वाला है। आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, वो दूर मेरी माताएं बहनें पेड़ के नीचे बैठी हैं, भाई पेड़ के नीचे बैठे, सब बताए कर्नाटक में क्या होने वाला है। जरा जोर से बताइए, और जोर से बताइए क्या होने वाला है। ये राहुल बाबा अभी घूम रहे हैं पूरे कर्नाटक में। जानते हो ना राहुल बाबा को? राहुल बाबा मोदी जी को एक जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, बोलो भारत माता की। मित्रों, राहुल बाबा अभी मैंने एक भाषण देखा, जोर से बोल रहे थे, मोदी जी आप बताओ 4 साल हो गए, आपने कर्नाटक के लिए क्या किया। अरे राहुल बाबा, आप मोदी जी को सवाल पूछते हो। मित्रों, मुझे राहुल बाबा का सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो हिसाब मांग रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, राहुल बाबा हमारे 4 साल का हिसाब क्या मांग रहे हो आप? देश की जनता आपके 4 पीढ़ी का हिसाब मांग रही है। 2014 ನಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ 14ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 14 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ತ್ರಿಪುರಾ, ಮೇಘಾಲಯ ಇವು ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ। ಈಗ ನಮ್ಮ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವರಾಜರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅರೆ ರಾಹುಲ್ ಬಾಬಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ, ನೀವು ಆಡಿದಿರಿ, ನೀವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕೆಂದು। मित्रों, मैं कर्नाटक की जनता को नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया वो बताना चाहता हूं। 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। भैया आप लिखना जरा भूल जाते हो, कागज में लिखो, भूल जाते हो। 5 साल पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी।
और यूपीए की सरकार थी तब देश में 13वां वित्त आयोग आया, 13 फाइनेंस कमीशन आया। 13 फाइनेंस कमीशन में कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक को 88,000 करोड़ रुपया दिया, 88,000 करोड़ रुपीस। और आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। 14th फाइनेंस कमीशन आया, 14th फाइनेंस कमीशन में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कांग्रेस ने 88,000 करोड़ दिया था उसको बढ़ाकर 2,19,000 करोड़ रुपीस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅದು 13ನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 88,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ವಿತ್ತ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2,19,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, कर्नाटक ಕೊಟ್ಟಿದೆ। इसके अलावा मुद्रा बैंक में 39,000 करोड़, स्मार्ट सिटी में 960 करोड़, अमृत मिशन में 4,900 करोड़, स्वच्छ भारत में 204 करोड़ 204 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन 239 करोड़, बेंगलुरु मेट्रो 2600 करोड़ 2,600 करोड़, इरिगेशन के लिए 500 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 219 करोड़, रोड के लिए 27,000 करोड़ और रेलवे के लिए 2,100 करोड़, टोटल 80,000 करोड़ रुपया और देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ಈ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 39,000 ಕೋಟಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ 960 ಕೋಟಿ, ಅಮೃತ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 4,900 ಕೋಟಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 204 ಕೋಟಿ, ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 239 ಕೋಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2,600 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 219 ಕೋಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2,700 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ಸಲುವಾಗಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಹಿಂಗ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, येदियुरप्पा सरकार एक बार बनी थी 2008 में, कांग्रेस ने षड्यंत्र कर उसको बीच में गिरा दिया। मैं आपको अपील करने आया हूं, हमारे येदियुरप्पा जी को एक बार 5 साल शासन करने का मौका दीजिए। येदियुरप्पा जी कर्नाटक को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 2008ರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು। ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, 2018ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ। 5 ವರ್ಷ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। मित्रों, ये सिद्धरामैया सरकार किसान विरोधी सरकार है। 3,700 किसानों ने आत्महत्या करी है, उनके पेट का पानी नहीं हिलता, वो सोते रहते हैं। बताओ, अरे आप मेरे सामने देखो यार, इधर उधर मत। ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3,700 ಜನರು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी है, चाहे रबी फसल हो चाहे खरीफ फसल हो, किसान की फसल को उनकी लागत से, उनके खर्चे से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। ಈಗ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ರೈತರ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಲೆಗೆ 1.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದಂತೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ मोदी सरकार ಈ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। मित्रों, इसी सिद्धरामैया सरकार के राज में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के 24 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। उनके हत्यारे को पकड़ते नहीं है। मैं आज इस जनसभा में सिद्धरामैया को कहना चाहता हूं, सिद्धरामैया आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 तारीख को येदियुरप्पा सरकार भाजपा सरकार बनने वाली है। जहां पर भी ये हत्यारों को छुपाना है छुपा दो। येदियुरप्पा जी की सरकार आएगी, पाताल में से भी उनको ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ 24 ಮಂದಿ ಕಗ್ಗೋಲೆ ಆಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾರದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏನು ಎಣಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ತಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ತೆಳಗಿಳಿತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। मित्रों, राहुल बाबा सिद्धरामैया के भरोसे कांग्रेस सरकार बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, जो खुद भाग जाएगा वो चुनाव जिता सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, जिता सकता है क्या? वो मैसूर से भागकर, चामुंडेश्वरी से भागकर बदामी आए। उनको लगता है बदामी जीत जाएंगे। अरे सिद्धरामैया, सपने मत देखो, श्री रामुलु बदामी में भी आपको ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ರಾಹುಲ್ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ। ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಮುಂಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬದಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಈ ಬದಾಮಿಗೆ ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಇದ್ದಾರೆ। मित्रों, आप लोग हमारे प्रत्याशी दद्दन गौड़ा जी को जिताना चाहते हो? जरा जोर से बोलो, चाहते हो? तो भाई ये 15-20 हजार लोगों से चुनाव जीत लिया जाएगा क्या? हैं? तो क्या करोगे? कितने लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल जरा हाथ के ऊपर करो। देखो, मेरी सभा समाप्त होते ही 50 लोगों को फोन करना है। कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए भाई को, भाभी को, माता को, पिता को, चाचा को, चाची को, फूफा को, फूफी को, पड़ोसी को, मित्र को करोगे? 50 फोन करोगे आप लोग? कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए 50 फोन करोगे? नरेंद्र मोदी जी को कर्नाटक का विकास करने का मौका दोगे? जरा जोर से बोलो, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे दद्दन गौड़ा जी को जिताओगे? येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलो, भारत माता की। फिर से एक बार कड़ी धूप में आप लोगों को जो कष्ट पड़ा है, इसके लिए मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगकर आपका धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।